शराज साहब कुछ कह रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। तो काशिफ साहब, क्या जुबैर उमर के मामले में डील मिली नहीं? कहा गया कि ये बंदा शामिल नहीं होगा, एग्री कर लिया गया। यस, तो क्या मैं यही कह रहा ऐसा हूँ। नहीं? लेकिन एग्जैक्टली, सर थैंक यू हम वेरी उनके रवैये की बात कर रहे हैं ना, पार्टी से हटाए जाने या निकाले जाने के बाद वो इतना शदीद इल्जामात नहीं लगाते हैं। नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जितने पीटीआई के लोग सर वो एग्रेसिव हो जाते हैं बाद में, क्यों? काशिफ साहब ने बात की, अकबर एस बाबर से खतरा ये था कि अकबर एस बाबर तो पार्टी को फतह करने चले थे। या अकबर एस बाबर ने रहना था या खान ने रहना था, तो दोनों में से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ठीक। लिहाजा इसलिए खान चूंकि बड़ा लीडर था और खान की ज्यादा पब्लिक से, इसलिए अकबर एस बाबर को फारिग किया गया और उसके ऊपर फिर अकबर एस बाबर ने अपनी उस फरागत के ऊपर लड़ाई भी लड़ी और उसको जीता भी और साबित भी किया कि जो डिसीजंस लिए गए थे वो गलत थे। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। कमिंग बैक अगेन, मुरब्बत साहब की स्टोरी ये है कि मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई के अंदर कम से कम जो भी लीडर निकाले जाते हैं उनके अंदर एक गमो गुस्से की लहर होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो पीटीआई से निकाले जाएंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। पीएमएलएन से जो लीडर निकाले गए हैं, चाहे वो शोर मचा के गए हैं, चाहे वो चुप चपीते गए हैं, और अभी बड़ी रीसेंट एग्जांपल्स थी जिनमें शाहिद खकान अब्बासी हैं और हाँ। बाकी लोग हैं, वो आप ये देखें कि अभी भी अगर जहां पे भी उनका नाम लिया जाता है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जाता है कि पीएमएलएन के अंदर भी वो उसका हिस्सा रहे और पीएमएलएन से बाहर निकलने के बाद भी वो इसका हिस्सा उन्हीं के रहे। लोग हैं, ठीक। पीएमएलएन हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, वो मरूसी जमाते हैं ना। पार्टी के अंदर किसी की जरूरत होती है कि वहां के डिसीजंस को चैलेंज कर सके, बोल सके, ना पार्टी के बाहर किसी की जरूरत होती है। जो पार्टी के अंदर भी बोलेगा उसके बाद वो पार्टी के अंदर भी नजर नहीं आएगा और बाहर भी नजर नहीं आएगा। और सबने देखा है, कई ऐसे लोग हैं कि सर जो तो आपको फिर ये नजर नहीं आजादी इजहार राय है पीटीआई की? करमानी साहब आपको पीटीआई में नजर भी आ यही रहे हैं हालात कि है। आप- बुशरा बीबी के और अलीमा खान साहब के खिलाफ बोलकर दिखाए कोई। नहीं बोल वो भी ये सकता। करमानी साहब को ये चैलेंज करते फिर रहे हैं कि जी मैंने नवाज शरीफ को ये कह दिया और फलां कर दिया। आजकल उनके भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो बहरहाल एक चीज का क्रेडिट शराज जो साहब कतई कलामी की माफी, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि यहाँ आजादी इजहार राय है, इस वजह से वहां बोल लेते हैं, वहां पर लोग इतना वो नहीं बोल सकते हैं, तो फिर सर अगर बोलते हैं यहाँ पे तो फिर निकाल क्यों देते हैं? फिर बर्दाश्त क्यों नहीं है आजादी देने के बाद? नहीं कह रहा कि पीटीआई के अंदर मुकम्मल आजादी इज़हार राय है, मगर कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज कंपैरिजन, ठीक है, पीपल मुस्लिम लीग नून पीटीआई के अंदर फिर भी कुछ कहा सुना जाता है, ठीक हो बोला गया। जाता है ऑल्सो वन मैन पार्टी, मगर बाकी जमातों में तो किसी की ये जुर्रत भी नहीं है। शराज हसनात साहब कि पहले तो ये फैसला किसका था कि वफाकी काबीना में तौसीह जो है वो की जानी चाहिए, और ये तौसीह करना इस मौके पर इतना ज़रूरी क्यों था, और फिर परवेज़ खटक जैसे नाम शामिल करना क्यों ज़रूरी था? शराज साहब बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। इफ्तिखार वली साहब पे तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया कि नाते तोते रह गए और पदर बेचारे। बहरहाल द पॉइंट कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इख्तियार वली पीएमएलएन के लिए बड़ा लाजम मलजूम समझा जाते हैं केपीके में, मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के डिसीजंस भी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पाते। और सबको पता है कि परवेज खट्टक को किसने पीटीआई से जुदा करवाया, परवेज खट्टक ने किसके कहने पे सारी स्टेटमेंट्स दी। सूरत हाल तो ये थी कि परवेज खट्टक एक ना सिर्फ जेयूआईएफ पीएमएलएन बल्कि पार्टी भी तैयार ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, और वो वहां पे भी अपना हाथ पांव और जो उनके रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये एक ऑब्लाइजमेंट है जो उनके साथ इस फेडरल गवर्नमेंट में की गई है, और मकसद इसका यही है कि किसी तरह जो एंटायर पीटीआई स्टांस केपीके में फॉल करता है उसको इस कैबिनेट इस मिनिस्टरशिप के जरिए काउंटर किया जाए और परवेज खट्टक को दोबारा से ओबलाइज किया जाए, ब्लू आइट किया जाए। और जिस तरह काशिफ साहब ने बात की, आप इस लिस्ट को भी और लंबा होते देखेंगे। मगर जो सबसे हैरानकुन चीज है वो ये है कि आमतौर पे हम इतनी बड़ी कैबिनेट्स पहले ईयर में नहीं देखते थे, और पहले ईयर में पीएमएलएन ने वाकई को इतनी बड़ी कैबिनेट, मगर जैसे ही पहला ईयर कंप्लीट होता दिखाई दिया या कंप्लीट हो गया तो फौरी तौर पे वो कैबिनेट का साइज ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही आपको बढ़ेगा। अच्छा। जब भी कैबिनेट बढ़ाए जाते हैं तो उसमें ज्यादा आंसर ये होता है कि आप अपनों की या गैरों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे होते हैं, जहां पे आपको गवर्नमेंट को चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी उनके प्यारे को या उनके किसी ना किसी रिकमेंडी को कैबिनेट में शामिल करना पड़ता है, और यहाँ पे भी यही नजर आ रहा है। इन हालात में तो जो इशारा सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हालात को इतने अच्छे नहीं है, और इस वक्त वो हर तीन अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर एक को कैबिनेट में शामिल करने के लिए तैयार है। और अगर ये लिस्ट जो आने वाले दिनों में शुनीद है कि और लंबी होगी और लंबी हो जाए, उसका मतलब तो ये है कि वो अपने दिन गिने जा चुके हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं,
अभी भी जो मार्केट की शुनीद है वो यही है कि साल के एंड में कोई इंतखाबात की बात भी की जा रही है, तो बहरहाल अगर ऐसा है कि पीएमएलएन के लिए कोई अच्छे साइन नहीं है। ये इख्तलाफ भुलाकर साथ बैठना और पॉलिसी जो है वो एक होना, ये किस कदर ज़रूरी है शराज साहब? और अगर ये इतना ज़रूरी है, ज़ाहिर है वी ऑल नो, हम किताबों में पढ़ते भी आए हैं, लेकिन ये अमलन हमने पाकिस्तान में होता हुआ नहीं देखा। हाँ, जब पेशावर में स्कूल पर एक अटैक हुआ तब हमने देखा कि सारी जमातें इकट्ठी हो गई, बैठ गई, बहुत सारे फैसले हुए। तो क्यों सर हम हमेशा सानही का ही वेट करें इकट्ठे होने के लिए, इख्तलाफात भुलाने के लिए? साने तो फिर हो रहे हैं, 3 दिन में 2 बड़े अटैक सर। आसमा साहिबा, बिल्कुल जो अमन अमान की जिम्मेदारी है वो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर अगर हम केपीके के तनाजुर में देखें, ये अमन अमान गली मोहल्ले के चोरी डाकू का अमन अमान नहीं है। ये अमन अमान एक नेशनल लेवल का अमन अमान है जिसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है, और वो गैर मुल्की हाथ को कंट्रोल करना खाली केपीके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितनी केपीके की जिम्मेदारी है उतनी ही वफाक और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर तो ये मामला खाली कानून नाफिज करने के हों, जिस तरह मैंने कहा डाका चोरी और बाकी, तो उसमें तो सारा मामला ही केपीके का है, मगर ये मामला केपीके पुलिस, केपीके गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुके हुए हैं। इसीलिए आज भी केपीके के लोग इंतजार में हैं कि कब अफगानिस्तान के साथ वो अमन जरगा बैठ सकता है, कब डेलीगेशन जाएगा। अभी तक वफाक की तरफ से कोई उसकी इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरा, इस सारे मामले में खासतौर पे केपीके और मैं ऐड कर रहा हूँ बलूचिस्तान के मामले पे सारी पार्टियों को सारे इख्तलाफात बुला के इन्हें एक पेज पे होना है, इकट्ठे होना है, क्योंकि ये दहशतगर्दी का मामला है। इस दहशतगर्दी में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है और वो हमें आपस में तोड़ के एक दूसरे के साथ लड़ा के इसके बेनिफिट उठा रहा है। इस सारे मामले पे हमें सारे इख्तलाफात छोड़ के इकट्ठे होना है और ये देखना है कि पाकिस्तान के देरपा अमन और पायदारी के लिए हमें यहाँ पे बैठना है और किस तरह हम अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, फिर इसका हल निकलेगा। अगर मैं खाली ये कहूं कि पंजाब पुलिस लड़ती रहे और कच्चा कवर नहीं कर सकती, या डीआई खान पे अटैक, डेरा गाजी खान से अटैक हो रहे हैं में हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि अलीम इन गंडापुर अकेला जो है वो ये मामला हल कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये सबको इकट्ठे बैठना है, एक पेज पे होना है। इकट्ठे बैठना है। खासतौर पर शराज साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, उनको हमें खुद पहले इकट्ठे होना है, फिर उनको उस इकट्ठ से, उस एक बामी इत्तेफाक से उनको मजबूत करना है।